हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी मैराथन के बारे में। और ये मैराथन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी आता है, जिस भी परीक्षा में हिंदी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये उन सभी एग्जामों के प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन से छांट के हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और ये वीडियो से आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। आप इस वीडियो से आपको 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं सब वीडियो से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय गंवाए। तो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उदासीन आकार बहुलक बोली है। ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है बुंदेली, सी ऑप्शन है बघेली और डी ऑप्शन है कन्नौजी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बघेली। जो बघेली हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है, यह अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित पूर्व हिंदी की बोली है। तो फ्रेंड्स, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किस प्रकार का वर्ण है। ए किस प्रकार का वर्ण है। ए विवृत, बी अर्ध विवृत, सी अर्ध संवृत और डी संवृत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्ध विपरीत। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत। तो ए जो है ना, ये अर्ध विपरीत वर्ण है, क्योंकि ये अ प्लस ई से मिलके बना है और ई का जो होता है विपरीत होता है और अर्ध विपरीत होता है, और विपरीत के वजह से ही ये अर्ध विपरीत कहलाता है। ठीक है। और उ क्या होता है, समृद्ध होता है। उ अर्ध समृद्ध होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि कहलाती है ए गुरमुखी, बी रोमन, सी खरोष्टी और डी देवनागरी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी, और देवनागरी लिपि आक्षरिक है। आक्षरिक है, इसमें क्या है, अक्षर है। ठीक है। और देवनागरी की वर्णमाला का जो क्रम है ना, वो वैज्ञानिक क्रम है। और ये कैसे लिखा जाता है, ये देवनागरी ना बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ए ऑप्शन है फारसी, बी ऑप्शन है गुरुमुखी, सी ऑप्शन है रोमन और डी ऑप्शन है देवनागरी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फारसी। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य, र, ह और व। तो इसमें से हमको बताना है अंतस्थ वर्ण में कौन सा नहीं है। तो ह क्या है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन सा हो जाएगा, य, र, ल और व। ये सब क्या है, अंतस्थ वर्ण है। और इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पश्च स्वर है, पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर क्या है, अ, ई, ए, ओ। इसमें से बताना है कि पश्च जो पश्च है आगे के हिस्से से बोली जाती है। इसमें ना वैज्ञानिक आधार पे हम लोग देखिए, ये जीभ है और जीभ में हम लोग पक्ष किसको मानते हैं। हम लोग को समझ में आता है कि ये जीभ का पीछे का हिस्सा इसे पक्ष कहते हैं, मगर नहीं, अन्यथा ये क्या है, ये आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, पक्ष, और पीछे का अग्र, इसको मध्य कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से हमको बताना है क्या, कि इसमें पक्ष स्वर कौन सा है, पक्ष स्वर कौन सा है। तो पक्ष स्वर में ना ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये अ क्या होता है, मध्य स्वर। ई क्या होता है, ई और ए कैसा स्वर है, अग्र स्वर है। ई और ए अग्र स्वर, ओ पक्ष स्वर, और
और क्या हो जाएगा मध्य स्वर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पुरस्कार, षष्ठ, प्राच्य, वेशभूषा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए पुरस्कार। पुरस्कार में क्या अशुद्धि है, तो इसमें ना ये जो मूर्धन्य सा है ना, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। ठीक है, कौन सा स होना चाहिए, दंत स। दंत स का कैसे होता है, देखिए ये जो स होता है इसको क्या कहते हैं, दंत स। इसको इसको कहते हैं तालव्य स और इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य स। ठीक है, इसको मूर्धन्य स, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए श्रृंगार, बी श्रृंगार। देखिए इसमें से हमको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिएगा शुद्ध तो सी है। ठीक है, इसमें से शुद्ध वर्ण क्या है, सी है, बट इसमें भी थोड़ा सा हम क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये जो निकला हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। अब ये शुद्ध है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। श्रृंगार कैसा होना चाहिए, ये श्रृंगार सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे कहते हैं स्वर, विसर्ग, व्यंजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब व्यंजन का मेल ना, जब क्या होता है, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यंजन। अब आइए, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, ए समास, अलंकार, संधि, संबंध। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी संधि। संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि, दो शब्दों के मेल को समास, दो वाक्यों के मेल को अलंकार। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि से हुआ है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ना नी प्लस तेज होता है, क्या होता है, नी प्लस तेज होता है। तो नी प्लस तेज क्या हो जाएगा, नी, नी मतलब विसर्ग, न नी और विसर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि सूत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो रवि सूत किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, शनि का, यमुना का, घोड़ा का। तो किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची है। रवि सूत किसका पर्यायवाची है, तो घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना तथा रवि सूर्य का। रवि सूत क्या होता है, किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का। रवि सूत, रवि सूता यमुना का पर्यायवाची है। रवि सूता अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची। रवि सूर्य का पर्यायवाची, रवि सूता यमुना का, और रवि सूत घोड़ा का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निर्वासित, निर्वासित शब्द में प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन है इक, नी, इत, सित। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के पीछे जो लगता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय, निर्वासित में इत प्रत्यय है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चिड़िया मार शब्द में समास है, ए तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो देखिए चिड़िया मार जिसमें अंतिम प्रधान होता है ना, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष कहलाता है। तो चिड़िया मार क्या हो जाएगा, अंतिम पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास हो गया, चिड़िया मार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कपीस और कपीस श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये दोनों क्या है, केवल श्रुत भिन्नार्थक है। देखिए इसमें केवल बड़ी, इसमें दीर्घ है, इसमें लघु है, इसमें दीर्घ और इसमें लघु है, इसी वजह से भिन्न है। तो इसका अर्थ दोनों का बदल जाता है। ए ऑप्शन है बंदर भारी, बी ऑप्शन है मटमैला बांस, सी ऑप्शन है मटमैला फूल और डी ऑप्शन है हनुमान और मटमैला। तो इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी
हनुमान और मैल, मटमैला या मैला, ठीक है, मटमैला, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ए रात्रि, पंख, कार्य और देव। तो इसमें तद्भव क्या होता है? तत्सम वो होते हैं, पहले हम लोग पूरा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम वो तत्सम वो होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और जो समय दर समय विकृतियां उत्पन्न हो गई और उसमें कुछ बदलाव हो गया, वो क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। तो इस आधार पे इसमें कौन सा तद्भव है? तो तद्भव बी पंख है। और रात्रि का तद्भव तद्भव क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। कार्य का काज हो जाएगा। देव का दई हो जाएगा, दई, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? ए हिंदी उर्दू, बी अरबी फारसी, सी अरबी हिंदी और फारसी और डी हिंदी और संस्कृत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी हिंदी और फारसी। हिंदी और फारसी से मिलके बना है। और जो दो शब्दों से मिलके दो शब्दों और दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये घुड़सवार क्या है? कैसा शब्द है? संकर शब्द है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र का विपरार्थक शब्द है गीला, सूखा, गर्म और शुष्क। तो बताइएगा आर्द्र का विपरार्थक क्या हो जाएगा? तो आर्द्र का विपरार्थक शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। जबकि सूखा का गीला हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता है हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी, उपकारी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आय शब्द में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। आय में स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, डी कर्म कारक और सी क्या है? कर्म कारक और डी करण कारक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। और कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध लक्षित हो या संबंध स्थापित हो कारक कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 8। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहले हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और इसके भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या हो गया? सर्वनाम के भेद हो गए। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? तो ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी समुदायवाचक। तो बताइएगा गणना में कौन सा विशेषण है? तो देखिएगा गणना शब्द में ना सॉरी दोनों में ना कौन सा है? समुदायवाचक है। दोनों में किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक। तो देखिए प्रयोग के अनुसार निश्चयवाचक जो विशेषण होता है उसके निम्न भेद होते हैं। निश्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के
निम्न भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं? गणनावाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है 1 2 3 ये गणना की जाती है। क्रमवाचक, तो उसमें क्या होता है पहला दूसरा तीसरा ये दर्शाता है। आवृत्तिवाचक, तो क्या होता है दुना तिगुना चौगुना ये सब क्या होता है आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक क्या होता है? तो समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे वाच्य के 2 3 4 5। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 3। प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। 3 भेद, कर्म कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, जिसमें जो क्रिया हो किसके आधार पे हो? कर्ता के आधार पे हो, वहां पे क्या हो जाएगा कर्म कृतवाच। जहां कर्म के आधार पे हो कर्मवाच हो जाएगा। जहां भाव के आधार पे हो वहां पे क्या हो जाएगा कर्म भाववाच। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ये किसके भेद हैं? सर्वनाम के संज्ञा के भेद हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। बी ऑप्शन है इस घर में 15 लोग रहते हैं। सी ऑप्शन है बहुत दिन बाद हम लोग मिले। और डी ऑप्शन है कुछ लोग दिल्ली से आए हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, घर में 15 लोग रहते हैं। अब घर में 15 लोग में कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वे शब्द जिसके रूप से लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव के से कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है ए वचन, अव्यय, सर्वनाम और संज्ञा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अव्यय। वे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो अव्यय कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है या संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयुक्त हो सकता है कहलाता है ए विशेषण उपवाक्य, बी संज्ञा उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी सरल उपवाक्य। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में संज्ञा उपवाक्य होगा। जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो खाली स्थान अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। ए संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी समुच्चय बोधक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ए विधानवाचक, बी निषेधवाचक, सी विशेषण और डी संदेहवाचक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। अब आइए विशेषण। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर विशेषण भेद नहीं होता है। और अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, कितने होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये क्या होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ए जनता में असंतोष फैल गया, बी हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं, सी पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा
और डी है नगर की सारी जनता भूखी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो अशुद्ध है वो कौन सा है इसमें, तो सी ऑप्शन अशुद्ध है। क्या शुद्ध होगा, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा, उत्साह नहीं साहस कौन करेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वे कहलाते हैं। ए विशेषण पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध और डी क्रिया पदबंध। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अत्यंत लज्जित होना, बी घड़े से पानी गिरना और सी अत्यंत संकुचित सोचना और डी पानी की कीमत समझना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए अत्यंत लज्जित होना, घड़ों घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का सही अर्थ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। ए चिराग तले अंधेरा, बी ऊंची दुकान फीकी पकवान, सी अधगर अधज गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए और बी एक पंथ दो काज। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऊंची दुकान फीकी पकवान केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। ए क्रांति, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी उपमा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा उप क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है, जब उन्हें दो जब किन्हीं दो वस्तुओं में गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो कौन सा अलंकार होगा। ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी अनुप्रास और डी श्लेष। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपे छिबीली छबीली मुंह लैसे नीचे अंचल चीर मनो कलानिधि झलम झलमैले कालिंदी के तीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पहला है व्यतिरेक, बी उत्प्रेक्षा, सी निरंग रूपक और डी यमक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ए मानवीकरण, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण। मानवीकरण क्या वहां होता है जब प्राकृतिक पदार्थों या मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए अथवा प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए प्रकट किया जाए वहां पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्णा शोभित कृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीने को मिलता था। ए आलिव कैस्टल ऑयल, बी शरबत, बी लेमनेड और डी है विमटो। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए आलिव या कस्टर्ड ऑयल मिलता था और कस्टर्ड ऑयल मिलता था और इसकी लेखिका कौन है बचपन के, कृष्णा शोभित। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता किसकी है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी सुमित्रा नंदन पंत और सी विष्णु प्रभाकर और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार के रास्ते थोड़ा संसार ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी जया विवेक, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी साहिर लुधियानवी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी साहिर लुधियानवी। क्या हो जाएगा? सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया। इसके लेखक कौन है? साहिर लुधियानवी है। ठीक है। और ये कौन सी कविता का है? तो साथी हाथ बढ़ाना कविता का ये पंक्ति है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए विष्णु प्रभाकर, बी सुमित्रा कुमारी चौहान, सी कृष्णा शोभित और डी हेलन केलर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता से उद्गृत है, जो मुकुल नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। ठीक है, संग्रह से संग्रहित है। तो ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जया विवेक और सी ऑप्शन है कृष्णा शोभित और डी साहिल लुधियानवी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत इस क्वेश्चन का। और ये कौन सी किस कविता का है पंक्ति है? तो ये मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ इस पंक्ति का है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रक्चर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था? ए बोअर युद्ध, बी चौरी चौरा कांड, सी असहयोग आंदोलन और डी कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बोयर युद्ध के से ये संबंधित है। क्या है? बोयर युद्ध। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोयर युद्ध। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? यह किसका वृत्तांत है? तो अनुबंधो उपाध्याय के निबंध नौकर से उद्गृहित है। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सांस सांस में बांस में चंगी चंगकी चंगल नवा क्या था? ए जादूगर, बी खपान, सी टोकरी और डी डलिया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए जादूगर। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? ए नागार्जुन, बी जैनेन्द्र कुमार, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी और डी शिव प्रसाद सिंह। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ए रक्त और हमारा शरीर, डी बी कठपुतली, सी शाम एक किसान और डी नीलकंठ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त और हमारा शरीर। यह यतीश अग्रवाल द्वारा रचित है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, माधव दास किस कहानी का पात्र है? ए दादी माँ, बी मिठाई वाला, सी कठपुतली और डी चिड़िया की बच्ची। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी चिड़िया की बच्ची।
माधवदास इसी कहानी में पात्र हैं और ये किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित चिड़िया की बच्ची कहानी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। ए है महादेवी वर्मा, बी प्रयास शुक्ल, सी सुमित्रानंदन पंत और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। क्या हो जाएगा? खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक के निबंध के रचनाकार हैं प्रयाग शुक्ल। कौन है? प्रयाग शुक्ल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन और सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी अयोध्या सिंह हरिऔध। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? ए जनक, बी वशिष्ठ, सी रावण और डी विश्वामित्र। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए जनक की पुत्री थी। और उर्मिला के विषय बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की है। उर्मिला को क्या बनाए हैं? विषय बनाए हैं अपना। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? ए 12, बी 15, सी 16, सी डी 14। तो राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी 14 वर्षों का। और निराला ने राम को केंद्रित कर राम की शक्ति पूजा नामक महाकाव्य की रचना की है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खर और दूषण किसके सौतेले भाई थे? ए राम, बी सीता, सी शूर्पणखा और डी सुग्रीव। तो किसके सौतेले भाई थे? तो सी शूर्पणखा के। किसके? शूर्पणखा के सौतेले भाई थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? ए सुग्रीव, बी संपाति, सी हनुमान और डी जामवन। तो बताइएगा जो गिद्धराज जटायु हैं वो किसके भाई थे? भाई का नाम क्या था? संपाति। गिद्धराज जटायु के भाई का नाम संपाति था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया? ए सुषेण, बी अतिकाय, सी देवकांत देवांत देव देवांतक और डी कुंभ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए सुषेण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? ए 4, 6, 8, 7। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 7। 7 पुत्रों को न गंगा नदी में फेंक दिया था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थी? ए विचित्रवीर, बी चित्रागद और सी पांडु और डी धृतराष्ट्र। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विचित्रवीर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कुंती भोज कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। यह कथन किस ऋषि का है? ए दुर्वासा, बी वेशापायन और सी है पराशर और डी सौनक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्वासा ऋषि का यह कथन है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। दुर्योधन से यह कथन किसने कहा? ए धृतराष्ट्र, बी भीष्म और सी द्रुपद और डी द्रोणाचार्य। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भीष्म। भीष्म ने महाभारत युद्ध के समय कहा था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही उनको परास्त करना होगा। आज अगर यह परास्त नहीं हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मर गया। यह कथन किसका है? युधिष्ठिर, कृष्ण, सिंह, शिखंडी और भीम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री कृष्ण। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या था? ए बदलू, बी कमाल, सी कमलू और सी डी शंकर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए बदलू। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लाख लाख की चूड़ियां के कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक हैं कामतानाथ। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? ए कहानी, कविता, नाटक, जवानी। तो बताइए जीवनी, सॉरी जीवनी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कविता है। दीवानों की हस्ती। और ये किसका रचना है? तो ये भगवती चरण वर्मा की कविता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताइए। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी निर्मल वर्मा, सी संजय और डी प्रभु नारायण। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का नाम बताइए। ए इस्मत चुगताई, बी ऋत्विक घटक और सी है प्रदीप तिवारी, सी डी है अर्देशीर एम ईरानी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी अर्देशीर एम ईरानी। आलमारा बोलती फिल्म जो पहली बोलती फिल्म था उसके क्या थे? फिल्मकार थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? ए रामचंद्र तिवारी, बी प्रभु नारायण, सी अन्नपूर्णानंद नंद वर्मा, अन्नपूर्णानंद वर्मा और डी है निर्मल वर्मा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए रामचंद्र तिवारी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी इन्हीं के द्वारा रचित निबंध है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाँद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? ए अहमदनगर का किला, बी दिल्ली का किला, सी आगरा का किला और डी चित्तौड़गढ़ का किला। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए अहमदनगर का किला। अहमदनगर किला हेतु क्या किया था? चाँद बीबी ने किला की रक्षा की थी इससे अकबर से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए यूरोप। यूरोप एशिया का शक्ति कम होने के कारण यूरोप आगे बढ़ा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एच जी वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है? ए अशोक, बी अकबर, सी समुद्रगुप्त और डी जहांगीर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक की विशेष प्रशंसा की गई है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी और डी जिन्ना। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी जिन्ना। जिन्ना का योगदान भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण रहा और भारत के विभाजन दो नए राष्ट्र को करने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य हड़प करने के का उसने यह अच्छा अवसर पाया फौरन फौज भेज
दुर्ग पर अपना झंडा फहराया? उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? ए महादेवी वर्मा और बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी निर्मला निराला और सूर्यकांत पाठी निराला और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये पंक्ति किसका है? तो ये झांसी की रानी कविता का शीर्षक है और उसी से लिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा कृत संसार पुस्तक है का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए प्रेमचंद, बी गिरीश कर्नाड, सी रामचंद्र शुक्ल और डी अमृत राय। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद ने क्या किया था? जो पुस्तक है संसार पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद किया था। और ये किसका था? पिता के नाम पिता के पुत्र पिता का पत्र पुत्री के नाम संग्रह से है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है लोकगीत सीधे जनता के संगीत है घर गांव और नगर की जनता के गीत है ये। उक्त वाक्य का संबंध किस पाठ से है? ए नादान दोस्त, ऐसे ऐसे, नौकर और लोकगीत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी लोकगीत। ठीक है, और ये किसका है? भागवत शरण उपाध्याय का निबंध है लोकगीत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कृष्णा शोभित ने अपना बाल्यकाल का चित्रण किस कृति में किया? ए बचपन, बी हम हम हसमत और सी है शोभित एक सहोवर और डी है शब्दों के आलोक में। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए बचपन। कृष्णा शोभित अपने बाल्यकाल का चित्रण बचपन में किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं? मोहन दीनानाथ, बी रमा सीता, सी अंकुश राकेश और डी गोपाल राघव। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन और दीनानाथ। ऐसे ऐसे किसका है? विष्णु प्रभाकर का है एकांकी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र यार सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।